नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने भेज दिया नोटिस। शाम 4 बजे थाने में पेश होने को कहा। जी हां दोस्तों, भाजपा को बेहद बड़ा झटका। प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने भेज दिया है नोटिस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एक तो महामारी, ऊपर से प्रधान अहंकारी राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान हरियाणा सीएम के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। 26 मई को विरोध दिवस मनाएंगे किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने भेजा नोटिस। शाम 4 बजे थाने में पेश होने को कहा। जी हां दोस्तों, टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दर्ज करवाए मामले में पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। रायपुर के सिविल लाइन थाने के प्रभारी ने कल देर शाम ईमेल के जरिए श्री संबित पात्रा को भेजे गए नोटिस में उनके खिलाफ धारा 504, 505(1), BC 469 एवं 188 के तहत दर्ज अपराध में आज शाम 4 बजे थाने में व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने को कहा है। नोटिस का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञातव्य है कि टूल किट विवाद में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कांग्रेस के कूट रचित लेटर हेड की झूठी और मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया में प्रचारित करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 19 मई को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। डॉक्टर सिंह को भी पुलिस ने इसी तरह का नोटिस जारी किया है। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। एक टूल किट का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस ने महामारी के समय ऐसे ही टूल किट के जरिए सरकार को घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महामारी को प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा पर फर्जी टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके वरिष्ठ नेताओं बीएल संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा तथा कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैनेजरों को पत्र लिखकर झूठ फैलाने वाले इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट खत्म करने का आग्रह भी करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 एक तो महामारी, उस पर प्रधान अहंकारी राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.40 लाख दैनिक मामले सामने आए तो वहीं 3,741 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच ब्लैक फंगस नामक इन्फेक्शन ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक आर्टिकल शेयर करते हुए कहा, एक तो महामारी और उस पर प्रधान अहंकारी। वहीं इस ट्वीट के साथ शेयर किए गए आर्टिकल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव के सरकार पर बड़ा आरोप लगाने की बात कही गई है। आर्टिकल में कहा गया है कि यादव ने सरकार के ऊपर वैक्सीन अभियान के दौरान उपलब्ध वैक्सीन स्टॉक और WHO के गाइडलाइन को ध्यान में रखने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि राहुल पहले भी वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। बीते शनिवार को ही उन्होंने अपने एक ट्वीट में मोदी सिस्टम के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस संकट से जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। देश में पिछले एक सप्ताह से कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। अप्रैल में जब से दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हुआ तब से वैक्सीनेशन तेज किया गया था। 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों की एक दिन में वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद आंकड़ा गिरने लगा। 21 मई को 24 घंटे में वैक्सीन की 17,97,274 डोज लगाई गई। इन 40 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन में 50% यानी आधे की गिरावट दर्ज की गई। अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों के मुताबिक उनके पास वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान हरियाणा सीएम के खिलाफ कल करेंगे प्रदर्शन। 26 मई विरोध दिवस मनाएंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 24 मई 2021 को हिसार कमिश्नरी का घेराव करेंगे। वहीं किसानों ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की। इसमें कई किसानों को गहरी चोटें भी आई थी व कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने किसानों पर कोई केस दर्ज न करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस ने 350 से अधिक किसानों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर लिए। इस बीच हरियाणा के किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 24 मई को हिसार कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए सुबह 10 बजे सभी किसान क्रांति मान पार्क में इकट्ठे होंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने आसपास के किसानों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। किसानों की मांग है कि उन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने अमानवीय तरीके से किसानों पर हमले किए व लाठीचार्ज, आंसू गैस और पत्थरबाजी के सहारे किसानों के प्रदर्शन को रोका। वहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने कोविड गाइडलाइंस को दरकिनार कर यह कार्यक्रम किया। विरोध प्रदर्शन में पंजाब के वरिष्ठ किसान नेताओं के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी पहुंचेंगे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है और सभी देशवासियों से अपने घर और वाहन पर काला झंडा लगाने और मोदी सरकार के पुतले जलाने की अपील की है। चूंकि इस दिन भगवान बुद्ध के जन्म, निर्माण और परिनिर्वाण का उत्सव बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ता है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला किया है कि उस दिन सभी मोर्चे और धरनों पर अपने अपने तरीके से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। किसान आंदोलन के दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीने पूरे होने पर, केंद्र की मोदी सरकार को 7 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन मोदी सरकार के विरोध स्वरूप काले झंडे लगाने का फैसला किया है। इस दिन मोदी सरकार के पुतले जलाने का भी आह्वान किया गया है। इस दिन देशवासियों से अपील है कि वे अपने घरों, दुकानों, वाहनों समेत सोशल मीडिया पर काले झंडे लगाकर किसान विरोधी, जनता विरोधी मोदी सरकार का विरोध करें। इस मुहिम का देश की ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन व तमाम जनवादी संगठन समर्थन कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा जारी। केजरीवाल बोले युद्ध अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर कम हुई है। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के संशय अब समाप्त हो गया है। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 हफ्ते और लागू रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। सीएम ने कहा कि अगर मामले घटने का सिलसिला जारी रहा और हालात सुधरते दिखते हैं तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बता दें कि 18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले सीएम ने इसे 1 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा कर दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी। आज कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए हैं। वहीं केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। इसी बीच उन्होंने महामारी के दौरान डटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्स पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमने अपने कई डॉक्टर्स को खोया भी है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी बाकी है, अभी भी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए ने एलोपैथी पर वायरल वीडियो को लेकर योग गुरु रामदेव को भेजा कानूनी नोटिस। जी हां दोस्तों, भारतीय चिकित्सा संघ ने योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। इस पर पतंजलि योगपीठ को सफाई देनी पड़ी है। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा लगाए गए उन आरोपों को पतंजलि योगपीठ ने शनिवार को खारिज किया कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानतापूर्ण बयान देकर लोगों को गुमराह किया और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए आईएमए ने पूर्व में कहा था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक ऐसे स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि रामदेव चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का बेहद सम्मान करते हैं जो महामारी के ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में दिन रात काम करते हैं। इसमें कहा गया है कि वह उन्हें और कार्यक्रम में भाग ले रहे कई अन्य सदस्यों को व्हाट्सएप पर प्राप्त एक अग्रसरित संदेश पढ़ रहे थे। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया, स्वामी जी की आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने वालों के खिलाफ कोई गलत मंशा नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह गलत व निरर्थक है। इससे पहले आईएमए ने एक बयान में कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एलोपैथी और वैज्ञानिक चिकित्सा के खिलाफ अज्ञानता भरा बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को हराने के लिए यूपी और उत्तराखंड में भी अभियान चलाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को केंद्र सरकार पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों पर बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। राजेवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, 22 जनवरी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए आगे का रास्ता रोक दिया गया है। हमने बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा गया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले 40 से अधिक किसान संघों का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया था, जिसके खिलाफ वे दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता 3 केंद्रीय कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। जब राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली
हिंसक हो गई थी। राज्यपाल ने शनिवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे, जैसा उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि संघर्ष को और तेज करने के लिए सभी किसान संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इस संबंध में किसी तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। भारतीय किसान यूनियन गुट के अध्यक्ष राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर उनके विरोध के 6 महीने होने के प्रतीक के तौर पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन लोगों को कृषि कानूनों के विरोध में अपने घरों, दुकानों, उद्योगों और ट्रैक्टरों पर काले झंडे लहराने चाहिए। इसके अलावा 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका जाएगा। राज्यपाल ने हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि इससे कोविड-19 संक्रमण फैल सकता है। किसान नेता ने कहा कि उन्होंने टिकरी और सिंगू सीमा पर धरना स्थलों पर संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 मई को किसानों से कोविड-19 की गंभीर स्थिति के मद्देनजर अपना आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया था और दावा किया था कि धरना स्थलों से गाँव के बीच उनकी आवाजाही से गाँव में संक्रमण फैल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विरोध स्थल के पास एक अस्पताल में 10 ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, हम प्रत्येक प्रदर्शनकारी को काढ़ा दे रहे हैं। हम विटामिन ए, सी, डी और अन्य दवाएं भी वितरित करते हैं। राज्यपाल ने अफसोस जताया कि 20 दिन पहले हरियाणा के सोनीपत प्रशासन से अनुरोध किए जाने के बावजूद टिकरी और सिंगू में किसानों के टीकाकरण के लिए कोई रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर ने 5 और भाजपा नेताओं के ट्वीट को बता दिया मैनिपुलेटेड, भड़क गई मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, टूल किट मामले में मोदी सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद भी ट्विटर ने कई भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया है। सरकार ने कोविड-19 के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के कथित टूल किट के साथ मैनिपुलेटेड टैग चलाने पर ट्विटर से आपत्ति जताई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ट्विटर से कहा कि वह मैनिपुलेटेड टैग को हटाए क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष लंबित है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सोशल मीडिया मंच निर्णय नहीं दे सकता, वह भी तब जब मामले की जांच जारी हो। सरकार ने ट्विटर से जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। साथ ही सरकार ने कंपनी से कहा कि सत्यता का पता जांच से चलेगा, न कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के माध्यम से। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में ट्विटर की वैश्विक टीम को पत्र लिखा है और कुछ राजनेताओं के ट्वीट के साथ मैनिपुलेटेड टैग पर आपत्ति दर्ज कराई है। ये ट्वीट कथित रूप से कोविड-19 महामारी के खिलाफ सरकार की कोशिशों को कमतर दिखाने, पटरी से उतारने और बदनाम करने के लिए बनाए टूल किट के संदर्भ में किए गए थे। ट्विटर के साथ किए गए संवाद में मंत्रालय ने कहा कि पहले ही स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष संबंधित पक्षकारों में से एक ने शिकायत दर्ज कराई है और टूल किट की सच्चाई पर सवाल उठाया है एवं उसकी जांच की जा रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में ट्विटर ने एक तरफा तरीके से इस मामले में निष्कर्ष निकाल लिया और मनमाने तरीके से मैनिपुलेटेड के साथ इसे टैग कर दिया। सूत्रों ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि ट्विटर द्वारा इस तरह की टैगिंग न्याय से पूर्वाग्रह और जानबूझकर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की जांच प्रभावित करने की कोशिश है। मंत्रालय ने ट्विटर के इस कथित एक तरफा कदम को निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने और अपनी सीमा को उल्लंघन करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी ने अपने पत्र में आगे कहा कि ट्विटर ने एक तरफा तरीके से कुछ ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ दिखाया, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच लंबित है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में कहा गया कि ऐसे कदम से न केवल ट्विटर के उपयोगकर्ताओं द्वारा तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से विचारों के आदान प्रदान के मंच के तौर पर विश्वसनीयता कमजोर होती है, बल्कि ट्विटर पर बिचौलिया के तौर पर सवाल उठता है। गौरतलब है कि यह पत्र ट्विटर द्वारा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिए जाने के बाद आया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए एक टूल किट तैयार किया था। ट्विटर का कहना है कि वह उस ट्वीट को ऐसा लेबल दे सकता है जिससे संबंध मीडिया को छलपूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चक्रवात यास का झारखंड के इन जिलों में होगा असर, आज से उत्तर पश्चिम की बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के द्वारा यास चक्रवात के लिए जारी स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि अंडमान के पास बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे गहरा गया है। इसके आज उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है। ये कम दबाव का क्षेत्र 24 मई तक चक्रवात के रूप में बदल जाएगा। इसके साथ ही 26 मई को तटीय क्षेत्र में टकराने की संभावना है। वर्तमान स्थितियों के मुताबिक चक्रवात बंगाल उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में मछुआरों को इस दौरान समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाने की सलाह और चेतावनी जारी की है। चक्रवात यास का असर झारखंड पर भी दिखने की संभावना है। हालांकि विभाग के द्वारा राज्य के लिए अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं शुक्रवार की शाम बारिश, गर्जन के साथ वज्रपात और तेज हवा से रांची का मौसम अचानक बदल गया। लॉकडाउन के कारण लोग और गाड़ियां सड़कों पर नहीं थी। ऐसे में पूरी रांची धुली हुई दिख रही थी। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का एक तरफ लाइन बंगाल से होता हुआ झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ है। साथ ही एक तरफ लाइन उत्तर प्रदेश में होते हुए मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक फैला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी रांची
रांची समेत सभी जिलों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश खूंटी के अर्की में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 मई को काले झंडे लगाएंगे, आंदोलन के 6 महीने और मोदी के पीएम पद पर 7 साल इसी दिन पूरे हो रहे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और आने वाले समय में फिर से जमावड़ा बढ़ाने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चे के बलबीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए मोदी सरकार को हमारी ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें उनसे किसानों की बात को सुनने के लिए बातचीत का दौर फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीएम बने 7 साल हो रहे हैं। इस दिन गांव और शहरों में किसान मजदूर अपने घरों, दुकानों और इंडस्ट्री पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। मोदी सरकार ने देश की हालत बिगाड़ी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की हालत दयनीय हो गई है, इकोनॉमी लगातार गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है और छोटे इंडस्ट्री और दुकानदारों परेशान हैं। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध धर्म के गुरुओं को बुलाया गया है ताकि वे स्टेज पर की आकर किसानों से धर्म की बातें साझा करें। लोगों को गुमराह कर रही सरकार। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने आंदोलन के दौरान शुगर मरीज किसान की मौत होने पर पोस्टमार्टम करने के बाद उसे कोरोना से हुई मौत बता दिया। अगर किसान की मौत कोरोना से हुई थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों किया गया? हरियाणा सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वैक्सीन के लिए नहीं आ रही टीमें। राज्यपाल ने कहा कि टिकरी, गाजीपुर और कुंडली बॉर्डर पर किसानों के वैक्सीनेशन के लिए योजना बनाने के लिए सरकार से अपील की गई थी, लेकिन कोई टीम वैक्सीनेशन के लिए नहीं आई। किसान मोर्चे की ओर से बॉर्डर पर कोरोना से बचने के लिए सरकारों से कहीं बेहतर व्यवस्था की गई है। यहाँ के किसानों को रोज काढ़ा और दवाई दी जा रही है। इसके अलावा नियमित सफाई की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर अभी तक एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के सैफई दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, बोले घोर उपेक्षा के बाद याद आई। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सैफई दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों तक घोर उपेक्षा करने के बाद उनको सैफई की याद आई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी इटावा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वह सैफई भी गए, जो कि यादव परिवार का पैतृक गाँव है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार कुंठित मानसिकता के साथ कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि शहर हो या गाँव, हर जगह लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यंत्रणाओं से तप रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए जहां बीमार वहीं उपचार के खोखले नारे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को फुल प्रूफ व्यवस्था के इंतजाम की जगह राजनीतिक पर्यटन में ज्यादा रुचि है। अपने कार्यकाल में द्वेषवश सैफई की घोर उपेक्षा करने के बाद अब उन्हें सैफई की याद आई है। वहां जाने में देरी उनकी मजबूरी का संकेत है। अखिलेश ने कहा कि क्या उन्हें यह नहीं पता है कि सैफई सहित राज्य में कहीं भी चिकित्सा की सुविधाओं पर उनकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उनकी सरकार ने सैफई में स्वास्थ्य सेवाओं का बजट काट दिया और विकास के काम रोक दिए हैं और अब वहां उनके दौरे का क्या औचित्य है? उन्होंने कहा कि टीकाकरण में राज्य सरकार का यूपी के प्रथम आने का दावा सत्य से परे है। सच्चाई ये है कि अभी तक दूसरे डोज में 33 लाख को ही वैक्सीन दी जा सकी है। यह तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से भी टीकाकरण में पीछे है। प्रदेश में कुल 6260 स्थानों पर ही टीकाकरण हो रहा है। इस रफ्तार से वह दिवाली तक वैक्सीन का लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा फिर से शुरू करे बातचीत, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन करीब 6 माह से लगातार जारी है। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। एक ईमेल में संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखा है कि श्रीमान प्रधानमंत्री, यह पत्र आपको याद दिलाने के लिए है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार के प्रमुख के रूप में किसानों के साथ एक गंभीर और ईमानदार बातचीत को फिर से शुरू करने की दायित्व आप पर है। ईमेल में सरकार और किसान नेताओं के बीच आखिरी दौर की बातचीत के ठीक 4 महीने बाद 22 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग दोहराई और मांग पूरी न होने पर अपना आंदोलन तेज करने की धमकी दी। किसानों ने कहा है कि यदि सरकार की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए 25 मई तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लिखे गए इस पत्र में सभी 9 नेताओं ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्नान मुल्ला, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहन, शिव कुमार कक्का, योगेंद्र यादव और युद्धवीर सिंह शामिल हैं। इस ईमेल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश को कॉपी किया गया है, जिन्होंने कृषि नेताओं के साथ पहले की बातचीत में सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 3 नए कृषि कानूनों, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 6 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भी ये किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार से एक बार फिर से बातचीत करना। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।